10th क्लास मैथ्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी, जो कि तुम्हारी मैथ्स का चैप्टर 6 है। इसमें नाम लिखा हुआ है ट्रायंगल्स। देखो तुम्हें बातें याद होंगी कि हमने ट्रायंगल वाला चैप्टर 9th क्लास में भी करा था और ट्रायंगल वाला चैप्टर 10th क्लास में भी कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है, पहले तो यही पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या चीज है। तो देखो जो चैप्टर हम 9th क्लास में पढ़कर आए ट्रायंगल का, वहां पर हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी। दो ट्रायंगल के बीच हम क्या पढ़कर आए वहां पे, कॉन्ग्रुएंसी, जिसको मैं शॉर्ट में कहता हूं कॉन्ग्रुएंस। ठीक है। अब जो हम ट्रायंगल में पढ़ने वाले हैं, अब हम ट्रायंगल में पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। अब हम ट्रायंगल के बीच क्या पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी। अब देखना ये कि क्या चीज सिमिलैरिटी होती है, और कुछ बच्चे 9th में पढ़कर आए उन्हें तब भी ये नहीं पता होता है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। ये मत सोचना कि सिर्फ सिमिलैरिटी पढ़नी है, सिमिलैरिटी के साथ साथ थोड़ी बहुत क्या चलेगी, कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी तभी समझ में आ सकती है जब तुम्हें क्या समझ में आएगी, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी बिना सिमिलैरिटी के समझ में आ सकती है। ठीक है, मतलब तुम सिमिलैरिटी करो या मत करो, कॉन्ग्रुएंसी तो तुम्हें आनी ही चाहिए। जैसा कि तुम्हें मालूम है 9th क्लास में हम कॉन्ग्रुएंसी पहले ही सीख चुके हैं, लेकिन अब हम कॉन्ग्रुएंसी के साथ साथ क्या सीखेंगे, सिमिलैरिटी। लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सिमिलैरिटी। ठीक है। तो कुछ क्राइटेरिया है, हालांकि वो क्राइटेरिया तुमने 9th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन किस काम के लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए। ठीक है। अब मैं कुछ क्राइटेरिया किसके लिए करवाऊंगा, सिमिलैरिटी के लिए। तो इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी रहेंगी और मैं उन थ्योरम को भी कराऊंगा। देखो इस चैप्टर से वैसे हमारी मेन 5 थ्योरम होती है, ध्यान से देखना, समझने की जरूरत नहीं है, केवल देखो। एक होती है बीपीटी, क्या होती है, कैसे प्रूफ करना है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इस थ्योरम का मतलब क्या होता है, कितनी लंबी होती है, कितने मार्क्स में आती है, वो सारी बातें करेंगे बाद में। बस ध्यान से देखो, एक होती है बीपीटी और एक इसी का उल्टा होती है बीपीटी कन्वर्स। एक है ना, ज्योमेट्री में टॉपिक चलता रहता है हमेशा, कोई थ्योरम करो उसका कन्वर्स करो, मतलब उसका उल्टा केस। ठीक है। एक तो होती है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और एक होती है बीपीटी कन्वर्स। एक होती है एरिया वाली थ्योरम। सब बता दूंगा, सब प्रूफ करवा दूंगा, सब समझ में आ जाएंगी अभी, लेकिन इन सब से कोई मतलब नहीं है, अभी तो मैं तुम्हें रफ आइडिया बता रहा हूँ। एक होती है हमारी पीटी, पीटी तुमने सुनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। और अब तुम्हें एक पढ़नी है पीटी कन्वर्स, वही पीटी का उल्टा, पाइथागोरस थ्योरम। बच्चे बच्चे जानता है कि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है, लेकिन प्रूफ करने को कभी नहीं आया, क्योंकि आएगा कैसे, अब है 10th क्लास के सिलेबस में पाइथागोरस थ्योरम। देखो जो नोट तुम्हें दिया गया है, उस नोट के अंदर जो तीसरी थ्योरम है, तीसरी और चौथी, ये दोनों पाइथागोरस और पाइथा कन्वर्ज हैं। पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम कन्वर्ज हैं ये दोनों, और तुम देख सकते हो कितनी बार पूछी गई है। वैसे तो जो 4 थ्योरम मैंने तुम्हें दी है ना, देखो मैंने बोर्ड पे कितनी लिखी है, 5, और मैंने तुम्हें दी कितनी है, 4। क्यों, एक क्यों छोड़ दी और वो कौन सी छोड़ी है बताता हूं अभी। देखो देखो जो 4 थ्योरम मैंने दी है, वो तुम्हें दी है मैंने, एक तो बीपीटी, एक दी है एरिया, एक दी है पीटी और एक दी है पीटी कन्वर्स। मैंने बीपीटी कन्वर्स छोड़ दी है, क्यों, उसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो हर थ्योरम तुम देख सकते हो, तुम्हारे पास नोट है ना, और तुम देख सकते हो हर थ्योरम कितनी जबरदस्त है, कितनी कितनी बार पूछी गई है। जैसे कि पहली थ्योरम हमारी बीपीटी है, ध्यान रखना, 10th क्लास की मैथ्स की सबसे हैवी थ्योरम मानी जाती है बीपीटी, और सबसे ज्यादा इजी। हैवी में इसलिए कह रहा हूं, हैवी मैंने शब्द इसलिए बोला कि ये बहुत बार आती है, उस सेंस में मैंने हैवी बोला है, करने के हिसाब से हैवी नहीं बोला। सबसे इजी थ्योरम लगेगी जब मैं कराऊंगा। ठीक है। तो देखो कितनी बार आ चुकी है, हाल ही में ये भी यही आई है 2013 2015। तो मैं ये नहीं कह रहा, इस पर ध्यान दो, चारों की चारों थ्योरम अपने आप में एक खास वजूद रखती हैं, और मैं चारों थ्योरम को ऐसे चिपका दूंगा दिमाग में कि तुम छोड़ते ही बोलोगे भैया अभी हम बीपीटी करके दिखाएं। कुल 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर तुम बीपीटी की थ्योरम को पूरा लिख दोगे, मुझे इतना पता है। क्योंकि भाई जब हमें मान, देखो टेक्निकली इस चैप्टर को निपटाएंगे, पूरा ये चैप्टर तुम्हारा ट्रायंगल है कितने नंबर का, 17 नंबर का। ठीक है। जिसमें से
तुम एक तो थ्योरम मानकर चलो 4 नंबर की, भाई 17 में से 4 गए हमारे, 17 में से 4 गए 13 नंबर, 13 नंबर बच गए। जब तुम्हें एक चीज की गारंटी मिली हुई है कि भैया ने कहा है 4 नंबर की थ्योरम आएगी ही आएगी, तो क्यों ना इन 4 थ्योरम को बहुत अच्छे से कर लो। तुम्हें मालूम है इन 4 थ्योरम में से एक थ्योरम आनी ही आनी है, और शर्त लगा सकता हूं मैं आएगी ही आएगी। इस साल भी आई थी, पिछले साल भी आई थी, इस साल भी आएगी। ठीक है, अब बचे 13 नंबर। 13 में से मैं तुम्हें इतनी शर्त लगा के कह सकता हूं कि 4 दूनी 8, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन तुम्हारे बुक के होंगे, गारंटी है बुक के होंगे। बचे 5 नंबर, 13 में से 8 गए, 5 नंबर। इन 5 नंबर का झंझट है, ये 5 नंबर बड़े आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तो टेक्निकल इस चैप्टर को करेंगे तो बढ़िया रहेगा। जहां पर मेहनत करनी चाहिए वहीं पर मेहनत करो, जहां पर नहीं करनी है वहां पर मत करो। थ्योरम में तुम्हें मालूम है 4 नंबर पक्के, एनसीईआरटी से 8 नंबर पक्के, एक एक 2 नंबर के लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा निबट जाएगा। और ज्योमेट्री में मेरे हिसाब से, ज्योमेट्री में जो 10 से 12 के बीच में मार्क्स लाता है 17 नंबर में से, अगर किसी के 12 नंबर आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है भाई, मेरे हिसाब से तो। उसके हिसाब से हो या ना हो, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्योमेट्री में इतने ना आना अच्छी बात है। क्योंकि तुम्हें मालूम है किसी क्वेश्चन को करने का कोई एक तरीका तो होता नहीं है, सब क्वेश्चन अपने अपने मेथड से किए जाते हैं, और थोड़ा सोचना पड़ता है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करें, कैसे कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, तो वो सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो कुल मिलाकर हर एक थ्योरम इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था कि बीपीटी कन्वर्स, एक चीज ध्यान रखना, देखो चारों थ्योरम कितनी कितनी बार आई हुई है ना, चारों थ्योरम कई बार आ चुकी हैं, लेकिन बीपीटी कन्वर्स बेचारी एक भी साल नहीं आई, और मैं शर्त लगाता हूं इस साल भी नहीं आएगी। मैं कभी नहीं करा था, ऐसा नहीं है मैं इस बार नहीं करा रहा, मैं कभी भी नहीं करा था बीपीटी कन्वर्स। लेकिन बीपीटी कन्वर्स का मतलब क्या होता है तुम सोच रहे होंगे, जब मैं करवाता ही नहीं तो इसको लिखा क्यों है। ध्यान रखना, बीपीटी कन्वर्स नहीं आती है, बीपीटी कन्वर्स में नहीं करवाता हूं क्योंकि, ठीक है, लेकिन बीपीटी कन्वर्स का मतलब क्या होता है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं उसके बेस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। बीपीटी कन्वर्स के बेस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए बीपीटी कन्वर्स का समझना जरूरी है। ना तो उसे करने की जरूरत है, ना ही वो पेपर में आती है, लेकिन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो तुम क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो अब हम एक एक करके थ्योरम करेंगे, सारे थ्योरम में एक साथ नहीं कराऊंगा क्योंकि एक्सरसाइज के हिसाब से है। जैसे कि मान लो 6.2 में क्वेश्चंस किसके बेस पर मिलेंगे, बीपीटी के बेस पे। मान लो 6.3 में क्वेश्चन किसके बेस पे मिलेंगे, एरिया के बेस पे। मान लो 6.4 में क्वेश्चन किसके बेस पर मिलेंगे, पीटी के बेस पर। ऐसे हैं, ठीक है, तो एक एक करके करेंगे। और वैसे भी सारी थ्योरम को एक साथ नहीं कर सकते, हैवी हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक एक क्लास में एक एक थ्योरम भी चलती रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगा। और कुछ क्वेश्चंस तो देखो, ये तो है मेन थ्योरम इस चैप्टर की जो मैं तुम्हें प्रूफ करवाऊंगा एक एक करके। आज की क्लास में हो सकता है बीपीटी हो जाए, ठीक है, हो सकता है क्या बीपीटी ही करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने बताया था मैं तुम्हें सिमिलैरिटी के कुछ क्राइटेरिया लिखवा देता हूं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये क्राइटेरिया तो मैंने 9th क्लास में पढ़े थे, ये क्राइटेरिया तो कॉन्ग्रुएंसी के होते हैं। तो ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया और सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया सेम होते हैं। जैसे कि तुम्हें याद होगा एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, ये सारे क्राइटेरिया तुमने 9th में पढ़े थे, कुछ तो याद भी आ गए होंगे, नहीं याद आए कोई बात नहीं, अब भी वही पढ़ने। अब तुम सोच रहे होंगे दोबारा क्यों पढ़ने, अभी देखो कितने अलग होते हैं। ये क्राइटेरिया नाम से ही सेम लग रहे हैं, काम इनका क्या है, डिफरेंट है। तो अब देखते हैं काम क्या है। तो फटाफट से पहले क्राइटेरिया नोट करना, डाल सकते हो तुम चैप्टर 6 ट्रायंगल और लिखो नंबर 1 क्राइटेरिया। सबसे पहले मैं लिखाऊंगा साइड 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 क्राइटेरिया। ये मेथड होते हैं जिनसे हम दो ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, सिमिलर। अब देखो मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूं, ध्यान से समझना। ज्योमेट्री में मेन उद्देश्य समझने का ही होता है, उतारने में ज्यादा समय नहीं लगता। देखो दो ट्रायंगल है, सपोज मैंने दो ट्रायंगल बनाए, पहले मुझे बनाने दो। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा मैंने जानबूझकर एक ट्रायंगल छोटा तो एक ट्रायंगल बड़ा बनाया है।
और एक को नाम दिया है ए बी सी, एक को नाम दिया है पी क्यू आर। तुम सोच रहे होंगे साइड एंगल साइड ओ सॉरी साइड 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 का क्राइटेरिया तो ये होता था कि ये वाली साइड किस, देखो बोर्ड पे, ये वाली साइड किसके बराबर होती थी, इस साइड के। ये वाली साइड किसके बराबर होती थी, इस साइड के। ये वाली साइड किसके बराबर होती थी, इस साइड के। बताओ ये क्राइटेरिया होता था ना। 9th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या पढ़ा था कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। वर्ड में बार बार क्या बोल रहा हूं, बराबर है। अब बराबर नहीं पढ़ना है क्योंकि बराबर तो दिख भी नहीं रही है, ध्यान रखना। सिमिलैरिटी का मतलब होता है ट्रायंगल दिखने में एक जैसे हैं लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है। दे आर लुक लाइक सिमिलर। बताओ ये भी बिल्कुल इसकी तरह नहीं लग रहा, सिर्फ साइज का ही तो फर्क है। ये छोटा तो वो बड़ा, लेकिन दिखने में तो एक जैसा लग रहा है। तो ध्यान रखना, दे आर लुक लाइक सिमिलर, वो सिर्फ सिमिलर दिख रहे हैं लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। हो सकता है ये साइड 5 हो तो ये 10 हो, ये 3 हो तो ये 6 हो, है ना, डबल हो सकती है। ठीक है, तो देखो ये वाली साइड उस साइड के बराबर नहीं है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर नहीं है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो फिर क्या है, सिमिलर है। अब देखो कैसे लिखेंगे, मैं एक वर्ड बोलूंगा, प्रोपोर्शनल। ये वर्ड इस पूरे चैप्टर में चलता रहेगा, पहली क्लास है इसलिए मैं इसका मतलब समझाता हूं कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शनल को हिंदी में बोलते हैं अनुपात और सिंपल भाषा में बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो। अब देखो मैं कभी वर्ड बोलूंगा प्रोपोर्शनल, कभी वर्ड बोलूंगा रेशियो। तो देखो बोर्ड पे, ए बी पी क्यू के बराबर तो नहीं है, ये बात तो कंफर्म हो गई क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ रहे हैं। और वैसे भी ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है नहीं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल इक्वल। क्या ये बिल्कुल इक्वल है, नहीं है, लेकिन सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर तो है। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, सिमिलर तो है। ठीक है, अब देखो साइड इक्वल तो नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनल है। ध्यान से सुनो, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल तो नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनल है। अब देखो प्रोपोर्शनल का मतलब, ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के साथ। समझ में आई कैसे लिखूंगा प्रोपोर्शनल। मैंने बताया था प्रोपोर्शनल को दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, रेशियो। तो देखो मैंने रेशियो बना दी, ए बी की रेशियो पी क्यू के साथ। अब बोर्ड पे देखो फिर से, बताओ क्या बी सी क्यू आर के इक्वल है, इक्वल तो नहीं है। BC क्या QR के इक्वल है, नहीं है ना, तो इक्वल तो नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनल है। लिखो फिर BC का प्रोपोर्शनल QR के साथ। तो मुझे बताओ AC का प्रोपोर्शनल किसके साथ, PR के साथ। लिख दो फिर बोर्ड पे, सोचना कैसा है, AC का प्रोपोर्शनल PR के साथ। देखो मैंने क्राइटेरिया क्या लिखवाया था, साइड साइड साइड। मैंने क्या साइडों को इक्वल करा, नहीं, साइडों को इक्वल नहीं करा, लेकिन मैंने साइडों को क्या कर दिया, प्रोपोर्शनल। देखो ये वाली साइड किसके प्रोपोर्शनल कर दी, इसके। ये वाली साइड किसके प्रोपोर्शनल कर दी, इसके। ये वाली साइड किसके प्रोपोर्शनल कर दी, इसके। तो ध्यान रखना, साइड 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 का क्राइटेरिया यूज तो कराएं लेकिन साइडों को इक्वल नहीं करा, साइडों को प्रोपोर्शनल करा, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी। ये क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी का। अब पता चला डिफरेंस क्या है। कॉन्ग्रुएंसी में मैं 9th क्लास में क्या लिखवाता था कि ये साइडें क्या होती हैं, इक्वल, लेकिन मैंने सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया में क्या लिखवाया कि ये साइडें क्या होती है, प्रोपोर्शनल। ध्यान से सुनो, अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइडें प्रोपोर्शनल हैं, बताओ बोर्ड पे देखो 9th क्लास में क्या करते थे, अगर तीनों साइडें इक्वल आती थी, ध्यान से सुनो, अगर दोनों तीनों साइडें इक्वल आती थी तो तुम क्या कहते थे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या माने जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। बताओ यही तो साइन लगाते थे, जो साइन मैंने तुम्हारे सामने बोर्ड पर बनाया है, बताओ यही तो साइन लगाते थे हम जब दो ट्रायंगल की साइडें क्या आती थी, इक्वल। लेकिन मैं कह रहा हूं अब इक्वल नहीं आ रही, अब इन दोनों ट्रायंगल की साइडें क्या आ रही है, प्रोपोर्शनल। देखो प्रोपोर्शनल ही तो आई है, प्रोपोर्शनल आई है तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, दो ट्रायंगल क्या माने जाएंगे, सिमिलर।
इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? सिमिलर। तो देखो कैसे लिखना है, लिखो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो ट्रायंगल से कैसे निकाला जाता है रिजल्ट। अब तुम्हें फिगर नहीं दे रखी, अब तुम्हारे पास फिगर नहीं है। बोर्ड पे देखो, जो चीज मैंने 9th में सिखाई है या जो बच्चा 9th में नहीं पढ़ा है उसको मैं सिखा रहा हूं। देखो ए बी का प्रोपोर्शन किसके साथ बनाओगे? पी क्यू के साथ। मतलब तुम ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है फिगर बनी बनाई हो। देखो बीसी का प्रोपोर्शन किसके साथ बनाओगे? क्यू आर के साथ। बना दो बीसी का प्रोपोर्शन क्यू आर के साथ। बताओ, देखो बोर्ड पे एसी का प्रोपोर्शन किसके साथ बनाओगे? पी आर के साथ। बना दो, फिर सोचना कैसा है। एसी का प्रोपोर्शन पी आर के साथ। मतलब जरूरी नहीं है फिगर बनी भी हो, ट्रायंगल बने हुए हो तभी तुम ये वाला क्राइटेरिया निकालो। अगर तुम्हें मालूम है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तुम इस तरह से भी क्राइटेरिया बना सकते हो। ठीक है, तो तीनों साइडें अगर प्रोपोर्शनल आएगी तो उन दो ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिमिलर। देखो बीच में मैंने क्या साइन लगाया है? सिमिलैरिटी का, ना कि कॉन्ग्रुएंसी का। अब जरा अगला क्राइटेरिया देखते हैं। तो साइड साइड क्राइटेरिया उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और जिसको अभी समझ में नहीं आया है तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब और भी क्लियर समझ में आएगा। अब जरा अगले क्राइटेरिया पे गौर करते हैं। देखो ये सारे तो क्राइटेरिया हैं, प्रूफ नहीं करना इन्हें। इन ये भी थ्योरम होती है, वैसे तो मैं सीधा बोलूं तो ये थ्योरम होती हैं, लेकिन इन थ्योरम को प्रूफ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आती नहीं है। थ्योरम तो हमें वही प्रूफ करनी है जो मैंने स्टार्टिंग में 4 बताई थी अलग से। अब जरा अगला क्राइटेरिया समझते हैं। लिखो साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड बना दो भाई, छोटा सा ट्रायंगल एक और एक बड़ा सा ट्रायंगल। और जरूरी नहीं है छोटा बड़ा बनाओ, सेम भी बना सकते हो। ठीक है, इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। ए बी सी पी क्यू आर, मैंने फिर से वही वाले दो ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो, बताओ साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया तुमने 9th में पढ़ा है, क्या कहता था? दो साइडें इक्वल होनी चाहिए, एक एंगल बराबर होना चाहिए। ध्यान से सुनो, साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया यही तो कहता था। देखो दो साइडें क्या होनी चाहिए? इक्वल, और एक एंगल क्या होना चाहिए? बराबर, वो भी उन दो साइडों के बीच वाला एंगल। उन दो साइडों के बीच वाला एंगल बराबर होना चाहिए। अब क्या बोलूंगा? अब क्या साइड इक्वल बोलूंगा? नहीं, मैंने बोला था इक्वल की जगह एक नया वर्ड आता है प्रोपोर्शनल। देखो बोर्ड पे, बोर्ड पे देखो, क्या ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल लिख दूं? बिल्कुल, अभी अभी सीखा था। बोर्ड पे देखो फिर से, क्या ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल लिख दूं? लिख दो। देखो दो साइडें तो प्रोपोर्शनल आ गई। 9th क्लास में मैं कॉन्ग्रुएंसी में मैं कहता हूं कि दो साइडें इक्वल होनी चाहिए। यहां पर मैं बोलता हूं दो साइडें क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल तो आ गई। अब एंगल की बारी। एंगल यहां पर भी इक्वल ही रहेगा। एंगल के लिए कभी भी प्रोपोर्शनल वर्ड नहीं यूज करेंगे, एंगल को तो इक्वल ही होना पड़ेगा। ध्यान रखना, एंगल को तो इक्वल ही होना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, तो मुझे बताओ एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए? एंगल क्यू के। कभी तुम सोचो कि एंगल के अंदर भी मैं यही वर्ड इस्तेमाल करूंगा प्रोपोर्शनल? नहीं, एंगल के अंदर तो तुम्हें वर्ड क्या इस्तेमाल करना है? इक्वल ही इस्तेमाल करना है, प्रोपोर्शनल इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो एंगल तो इक्वल ही होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम इस क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या माने जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। सॉरी, ये दोनों ट्रायंगल क्या माने जाएंगे? सिमिलर। बात समझ में आ गई? दूसरा क्राइटेरिया बड़ा आसान था। देखो अभी फ्लो बनाने में टाइम लग रहा है, जब सारे क्राइटेरिया आ जाएंगे और एक दो थ्योरम करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री है इसलिए मैं बड़े तसल्ली से करवा रहा हूं। कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली से सीखो बस। तो दो ट्रायंगल सिमिलर माने जाएंगे अगर उनकी दो साइडें क्या हो? प्रोपोर्शनल, और एक एंगल क्या हो? इक्वल। और वो भी कौन सा एंगल? उन दो साइडों के बीच वाला। ध्यान रखना,
उन दो साइडों के बीच वाला ही एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल। अगर वो एंगल इक्वल होता तो मुझे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, ये था इसका सेकंड क्राइटेरिया। एक काम करता हूं, ट्रायंगल बार बार बनाना पड़ता है तो मैं तो अभी नहीं कर रहा, लेकिन तुम दोबारा बनाना। हर एक क्राइटेरिया के लिए अलग से बनाओगे ना क्लीन ट्रायंगल, थोड़ा बड़ा खुलकर लिखो चीजें, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएंगी बातें। अब अगला क्राइटेरिया देखते हैं। अगला क्राइटेरिया बड़ा आसान है, लिखो एंगल 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 क्राइटेरिया। ध्यान रखना, तुम सोच रहे होंगे हमने तो यार 3 बार ए पढ़ा था, एंगल 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 क्राइटेरिया। तो ध्यान रखना, एंगल 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 क्राइटेरिया हो या फिर एंगल एंगल क्राइटेरिया हो, मतलब चाहे 2 बार एंगल हो चाहे 3 बार एंगल हो, दोनों क्राइटेरिया सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों क्राइटेरिया क्या होते हैं, सेम। इसलिए हम ज्यादातर क्या लिखते हैं, एंगल एंगल। क्यों मार्कर वेस्ट करें तीसरा ये लिखने में। अब देखो कितना आसान है। मैंने अभी अभी बताया था 9th क्लास में हम क्या पढ़ते हैं कि दो एंगल क्या होने चाहिए, बराबर। मैंने अभी अभी यहां पर भी बताया था 10th क्लास में कि एंगल के लिए प्रोपोर्शनल नहीं लगाते हैं। एंगल तो यहां पर भी क्या होता है, इक्वल ही होता है। 9th क्लास में भी क्या पढ़ा था, इक्वल ही पढ़ा था। 9th क्लास के अंदर भी हम एंगल को क्या पढ़कर आए थे, इक्वल। 10th क्लास में भी हम एंगल को क्या पढ़ेंगे, इक्वल। मतलब कॉन्ग्रुएंसी में भी एंगल क्या होता है, इक्वल, और सिमिलैरिटी में भी एंगल क्या होता है, इक्वल। तो एंगल तो इक्वल ही होता है। ठीक है, तो क्राइटेरिया ये तो खैर पुराना ही हो गया उस हिसाब से। तो एक काम करो, दो एंगल ले लो, कोई से भी दो एंगल ले लो। ठीक है, मान लो बोर्ड पे देखो, मान लो ये वाला एंगल इसके बराबर है। ये वाला साइन तुमने 9th क्लास में खूब सीखा है, ये साइन होता है इक्वल का। ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। जरूरी थोड़ी ना है कि ये एंगल इस कोने पर है तो यही वाला एंगल इस कोने पर होगा, जरूरी नहीं है। क्या पता ये वाला एंगल यहाँ पर है और ये वाला एंगल वहां पर है, तो इक्वल है। तो मुझे बताओ एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए बराबर है पी के, और एंगल बी किसके बराबर है, देखो बोर्ड पे, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल आर के। सिंगल लाइन वाला सिंगल लाइन के साथ, डबल लाइन वाला डबल लाइन वाले के साथ। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया बन जाता है एंगल एंगल। और अगर ये दो एंगल इक्वल होते हैं तो हम इन दो ट्रायंगल को क्या कहना पसंद करेंगे, सिमिलर। बात समझ में आई। एक काम करो, देखो मैंने नीचे भी पी ले लिया और ऊपर भी पी ले लिया, तो एक काम करो, ऊपर पी रहने दो, नीचे क्यू कर दो, और यहां पर भी ठीक कर लेना। देखो यहां पर पी की जगह क्या आ जाएगा, क्यू। ठीक है, वो थोड़ा ध्यान रखना, गलती हो गई थी। तो दो ट्रायंगल हमने सिमिलर कर दिए, लेकिन किसकी हेल्प से, एंगल एंगल क्राइटेरिया की हेल्प से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थे जिनकी हेल्प से अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो अब जरा हम अपनी मेन थ्योरम पर आ जाते हैं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी। सबसे पहले नंबर की क्या बताई थी, बीपीटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बारे में मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि कई बार आ चुकी है। तुम देख सकते हो, नोट तुम्हारे पास है। ठीक है, नोट तुम्हारे पास होना चाहिए। पहली थ्योरम देखो पहली थ्योरम देखो लैंग्वेज में लिखी हुई है। पहली थ्योरम किस में लिखी हुई है, लैंग्वेज में। पता है थ्योरम में प्रॉब्लम होती क्या है, खासकर की फर्स्ट वाली जो थ्योरम है, बीपीटी की जो थ्योरम है, थ्योरम में दिक्कत ये होती है, बच्चे समझ नहीं पाते कि थ्योरम कौन सी पूछी गई है। पेपर में कभी भी ऐसे नहीं आता प्रूफ बीपीटी, ऐसे नहीं आता। ये तो इसका सिंपल वर्ड है बीपीटी। पेपर में तो ऐसे आएगा जो स्टेटमेंट तुम्हारी बुक के अंदर लिखी हुई है। तो क्वेश्चन है कि हम स्टेटमेंट को समझें, है ना। बच्चे क्या करते हैं, थ्योरम समझ लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, 3-4 बार कर लेते हैं, याद हो जाती है, बहुत बढ़िया काम। लेकिन क्वेश्चन को देख के पता ही नहीं चल पाता थ्योरम कौन सी पूछी हमसे। और जब तुम्हें ये नहीं पता चल रहा थ्योरम कौन सी पूछी है तो कहां से प्रूफ कर दोगे, सारा रटा रटाया फेल हो गया, है ना। तो बढ़िया रहेगा कि तुम स्टेटमेंट को समझो। इसलिए मैं पूरे 1 या 2 मिनट लगाऊंगा स्टेटमेंट को समझाने में, क्योंकि अगर स्टेटमेंट क्लियर हो गई
तो समझो फिर ये थ्योरम आराम से तुम प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि थ्योरम की जिम्मेदारी मेरी है समझाने की। एक बार स्टेटमेंट समझते हैं पहले, तो ध्यान से समझना, जहां पर मैं बोलूं वहीं पर रुक जाना और ध्यान से उस लाइन को पढ़ना। फिर देखो, इफ पहले देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो देखो पहले तो वो बात कर रहा है किसी ट्रायंगल की, पहले तो वो बात कर रहा है। एक काम करता हूं, मैं थ्योरम की स्टेटमेंट पहले समझा नहीं रहा, पहले मैं इस थ्योरम के बारे में बता रहा हूं कि इस थ्योरम का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर मैंने थ्योरम के बारे में तुम्हें पहले से ही बता दिया तो तुम्हें स्टेटमेंट और भी जल्दी आसानी से समझ में आएगी। डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकती है समझ में, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले थ्योरम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं 2 मिनट में बस। देखो थ्योरम का मतलब क्या होता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं बिना पढ़े। मान लो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, है ना, मान लो, नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तरफ से मान लो, ठीक है। थ्योरम बहुत सिंपल सी बात कहती है, देखो बोर्ड पे मैंने क्या करा, मैंने एक लाइन पैरेलल बना दी। मैंने क्या करा, इस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन क्या बना दी, पैरेलल। बताओ ये लाइन पैरेलल किसके है, क्या ये वाली लाइन एबी के पैरेलल है, नहीं है। क्या ये वाली लाइन एसी के पैरेलल है, नहीं है भाई। ट्रायंगल में एक लाइन बनाई है और वो भी पैरेलल बनाई है, ठीक है। तो अपने सामने वाली साइड की ही तो पैरेलल होएगी। क्या ये वाली साइड इसके सामने थी, नहीं थी। क्या ये वाली साइड इसके सामने थी, नहीं थी। सामने वाली साइड है कौन सी, ये वाली। तो एक काम करो, ये जो पैरेलल लाइन बनाई है ना, इसको नेम दे दो डीई। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, देखो बोर्ड पे मैंने क्या करा, मैंने डीई एक पैरेलल लाइन बना दी और किसके पैरेलल बना दी, बीसी के। बात समझ में आई। मैंने ये वाली लाइन किसके पैरेलल बनाई है, बीसी के पैरेलल बनाई है। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझो जो मैं थ्योरम के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। अब देखो, ये जो पैरेलल लाइन बनाई थी, इस पैरेलल लाइन ने एक तो इस पॉइंट पे कट करा था, क्लियर, और एक इस पॉइंट पे कट करा था। ध्यान से सुनो, थ्योरम क्या कहती है कि अगर ट्रायंगल के अंदर तुम पैरेलल लाइन बनाते हो, ध्यान से समझो, है ना। थ्योरम क्या कहती है कि किसी ट्रायंगल के अंदर अगर तुम पैरेलल लाइन बनाते हो, ध्यान से सुनो, किसी ट्रायंगल के अंदर अगर तुम पैरेलल लाइन बनाते हो, तो अब आएगी रिजल्ट की बारी कि वो कहती क्या है। यहां तक तो स्टेटमेंट हो गई, यहां तक तो स्टेटमेंट हो गई कि ट्रायंगल के अंदर तुमने क्या बना दी, पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन तो बना दी। तो होगा क्या, अब देखते हैं। तो देखो होगा क्या, बताओ, डी पर कट करा था ना। देखो थ्योरम कहती है, मैं नहीं कह रहा, कभी तुम सोचो ऐसे कैसे हो जाएगा भैया, ऐसे कैसे हो जाएगा, वो तो मैं भी प्रूफ करके दिखा दूंगा। लेकिन थ्योरम कहती क्या है पहले वो समझो। देखो डी पर कट करा था ना, एडी का प्रोपोर्शन किसके साथ, डीबी के साथ। ध्यान से देखो, ऊपर वाले का प्रोपोर्शन नीचे वाले के साथ, एडी का प्रोपोर्शन बीडी के साथ, एडी का प्रोपोर्शन बीडी के साथ। बात समझ में आई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस पॉइंट पर कट करा था, ऊपर वाले का प्रोपोर्शन नीचे वाले के साथ, एडी का प्रोपोर्शन बीडी के साथ। बात क्लियर हो गई, ये प्रोपोर्शन बराबर होता है, थ्योरम कहती है बात। ये वाला प्रोपोर्शन, ये जो मैंने बनाया, तुम्हें मालूम है ना इस चीज को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। अब तो मैंने ये बात सिखा दी है, इस चीज को क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शन। तो इसका प्रोपोर्शन इसके साथ किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, सामने वाले के। बताओ अगला पॉइंट ये था ना, बताओ एई का प्रोपोर्शन किसके साथ लूं, ईसी के साथ, बिल्कुल, एई का प्रोपोर्शन ईसी के साथ। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, देखो, ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ, एडी का बीडी के साथ, एई का ईसी के साथ। बताओ क्या दोनों प्रोपोर्शन इक्वल हैं, बिल्कुल है। क्यों है, वो प्रूफ करेंगे। ये मत सोचो मैंने बोला हो गया तो कर दिया बस हो गया काम, नहीं, प्रूफ करेंगे तब बात पे यकीन करना मेरी, अभी मत यकीन करो। अभी तो बस ये सीखो कि थ्योरम से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, बोर्ड पे देखो, बीपीटी कहती है, बोर्ड पे देखो, बीपीटी में और बीपीटी कन्वर्ट्स में तुम्हें ऐसा लगेगा यार स्टेटमेंट दोनों में सेम है, प्रूफ क्या करें, बीपीटी करें या बीपीटी कन्वर्ट्स करें। तो मैं एक लॉजिक बताता हूं, ध्यान से देखो। बीपीटी क्या कहती है, बीच में लाइन पैरेलल है,
अगर बीच में कोई लाइन पैरेलल है तो रेशियो क्या होंगी, इक्वल। ध्यान से सुनो, बीपीटी की स्टेटमेंट सुनो। अगर बीच में कोई लाइन पैरेलल है तो रेशियो क्या हो जाती है, इक्वल। बताओ इक्वली है क्या? देखो बीच में कौन सा साइन लग रहा है, क्या ये साइन सिमिलैरिटी का है? नहीं, ये साइन होता है इक्वालिटी का। अगर बीच में कोई लाइन पैरेलल है तो रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल। अब बीपीटी कन्वर्स बिल्कुल इसका उल्टा है, बीपीटी कन्वर्स इसका बिल्कुल उल्टा है रिजल्ट। मैं बीपीटी कन्वर्स अभी नहीं बता रहा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन बस एक लॉजिक ध्यान रखो, बीपीटी कन्वर्स बीपीटी का बिल्कुल उल्टा रिजल्ट दिखाती है। ठीक है, मैं एक रफ आइडिया बता देता हूं, अभी बता नहीं रहा, समझा नहीं रहा। ये कह रहा है पैरेलल है तो रेशियो इक्वल है, और बीपीटी कन्वर्स क्या आता है, रेशियो इक्वल है तो पैरेलल है। ठीक है, बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो। अभी पहले हम बीपीटी की स्टेटमेंट को समझते हैं और अब उसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान थ्योरम है, तुम्हें थ्योरम के बारे में तो समझ में आ गया है, लेकिन अब मैं तुम्हें स्टेटमेंट पढ़ के बताऊंगा कि इसका मतलब है क्या। तो देखो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा ताकि तुम्हें अब ज्यादा अच्छे से समझ में आए थ्योरम क्या होती है, कैसे अप्लाई करते हैं, ये तो समझ में आ गया। अभी जरा स्टेटमेंट को देखते हैं और समझ में आएंगी बातें। देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ध्यान आई, बीपीटी की स्टेटमेंट में मैंने यही तो बोला था। बीपीटी क्या कहती है, लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगी ही होंगी। प्रूफ करो, ध्यान से सुनो। अगर ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल है तो रेशियो को क्या प्रूफ करो, इक्वल कर देंगे। देखते हैं पहले, देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। पहले मैं तुम्हें अब स्टेटमेंट के लिए ड्रॉ करवाता हूं, थ्योरम स्टार्ट करने हैं। अभी ड्रॉ वगैरह कुछ मत करना, जब मैं बोलूं तब करना, वीडियो पोस्ट करके कर सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी करी तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उससे बचने के लिए मेरे हिसाब से चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो, उन्होंने कहा था एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, बताओ कौन सी लाइन बनाना पसंद करोगे? एक काम करो, जो समझाइए वही बना लेते हैं, है ना। देखो बढ़िया रहेगा, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ट्रायंगल ताकि अच्छे से और प्रॉपर दिखाई दे क्लियरली। तो तुम्हें दिखना चाहिए ये वीडियो के अंदर, ये प्रॉपर ट्रायंगल पोर्शन दिखना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। तो देखो एक ट्रायंगल बना लिया, वो क्या कह रहा है, देखो स्टेटमेंट पे गौर करो, मेरे वीडियो में मत देखो, अपने नोट में देखो, सिर्फ बातों को सुनो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो भी पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के क्या बनानी है, पैरेलल। बोर्ड पे देखो, बताओ अगर मैं इस तरह से एक लाइन बना दूं, क्या ये लाइन उसके पैरेलल नहीं होएगी? बिल्कुल होएगी। क्या मैं ऐसे लाइन बना दूं, क्या ये लाइन उसके पैरेलल नहीं होएगी? बिल्कुल होएगी, लेकिन मैं वही बनाऊंगा जो मैंने अभी समझाई थी। बना दो, फिर सोचना कैसा है। ये बना दी, बन गई। एक काम करो, पहले ट्रायंगल का पूरा नाम दे दो एबीसी, और जो लाइन ड्रॉ करी है ना पैरेलल, पहले की तरह इसको भी वही नाम दे दो, डी और ई, जैसा कि हम पहले करके आए थे। ठीक है, यहां तक बात हो गई खत्म। बोर्ड पे अपने नोट्स में देखो, देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, वो भी पैरेलल टू दी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल। ठीक है, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, बताओ इस लाइन ने बाकी दो साइडों को इंटरसेक्ट करा है ना। इंटरसेक्ट का मतलब समझते हो, कट करना। बताओ कट नहीं करा क्या? देखो इस पॉइंट पर कट करा, क्या नाम दे दिया, डी। इस पॉइंट पर कट करा, क्या नाम दे दिया, ई। बात समझ में आई? देखो, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब होता है अलग अलग पॉइंटों पर, भाई अलग अलग पॉइंटों पर ही कट करा है, डी पर और ई पर। बात समझ में आ गई? स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ते। अब आ रही है प्रूफ वाली बात। तो प्रूफ क्या करना है, पहले एक काम करो, जितनी बातें गिवन थी वो लिख लेते हैं। अब जरा नोट करो, लिखो थ्योरम के लिए गिवन, तो वीडियो में प्रॉपर दिखना चाहिए, इधर का पोर्शन दिख रहा है। तो देखो ये चीज जो मैंने उधर कोने में लिखी है वो गिवन है, मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं, गिवन। तो देखो गिवन क्या था, गिवन कुछ खास नहीं था, गिवन में बस इतनी ही बात पता है हमें कि एबीसी तो एक ट्रायंगल है, तो मान लो, बल्कि ट्रायंगल भी हमने खुद ही बनाया है, लिखो एबीसी इज अ ट्रायंगल। ठीक है, दूसरी बात क्या गिवन है, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये गिवन है
कि ये लाइन किसके पैरेलल है, बीसी के। एक बात ध्यान रखना, बीपीटी तभी लगा सकते हो जब लाइन क्या होगी, पैरेलल, क्योंकि थ्योरम की कंडीशन है। और अगर थ्योरम की कंडीशन पूरी नहीं हो पाई तो कहां से बीपीटी लगा दोगे, नहीं लगा सकते, लाइन पैरेलल ही होनी चाहिए। तो लिख दो फिर, क्वेश्चन में तो गिवन है खैर पैरेलल, तो लिखो डीई पैरेलल है बीसी के, बात हो गई खत्म। गिवन में हमारे पास इससे ज्यादा कुछ भी गिवन नहीं था। अब लिखो टू प्रूफ, हालांकि मैंने अभी पढ़ा नहीं है कि प्रूफ क्या करना है, लेकिन बस मैं लिख रहा हूं टू प्रूफ, अब पढ़ेंगे। तो पहले इतनी बातें नोट कर लो। आप देखो जरा नोट के अंदर, पहले नोट में देख लो, बाद में उतारते रहना। देखो, प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इन्होंने क्या बोला, प्रूफ करो कि जो बाकी की दो साइड हैं वो डिवाइड हुई है सेम रेशियो में। और इसका मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। देखो सेम रेशियो का मतलब क्या है, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, इसका डिवीजन इसके साथ, इसका डिवीजन इसके साथ कैसा है, सेम। सेम मतलब इक्वल, लिखो फिर, देखो बोर्ड पे, एडी का प्रोपोर्शन बीडी के साथ, भाई यही तो मतलब है। और सेम का मतलब इक्वल, एई का प्रोपोर्शन ईसी के साथ। मैं फिर से रिपीट करूंगा, देखो देखो, बस इसी स्टेटमेंट का खेल है। स्टेटमेंट समझ में आ गई ना, फिर तुम कभी भी थ्योरम में मार नहीं खा सकते पहचानने में। थ्योरम तुम्हें झट से पहचान में आएगी कि कौन सी थ्योरम है, बीपीटी है या बीपीटी कन्वर्स है, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं बीपीटी में और बीपीटी कन्वर्स में। देखो, प्रूव दैट द अदर टू साइड्स, प्रूफ करो कि जो बाकी की दो साइडें हैं आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, वो सेम रेशियो में डिवाइड हुई है। सेम रेशियो का मतलब होता है इक्वल, और रेशियो मैंने खुद बना ली, देखो एडी का रेशियो बीडी के साथ, एई का रेशियो ईसी के साथ। बात क्लियर हो गई। अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। थ्योरम से अभी तक जितनी भी बातें लिखी हो उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गई होगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही कि एडी का बीडी के साथ क्यों लिया है। भाई डिवीजन तो ऐसे ही होगा। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं एक लाइन है, बोर्ड पे देखो, मैं तुमसे कह रहा हूं एक लाइन है, मान लो इसका नाम है पी क्यू, और मैंने बीच में एक पॉइंट लगा दिया सी। बताओ डिवाइड हो गई ना लाइन, कैसे डिवाइड हो गई, पीसी और सी क्यू। वही काम इधर करा है, देखो डी की वजह से लाइन डिवाइड हुई है। एडी किसके साथ डिवाइड हो गई, बीडी के साथ। अब इधर देखो, एई किसके साथ डिवाइड हो गई, ईसी के साथ। तो डिवीजन तो भाई ऐसे ही होता है, और ये डिवीजन क्या है, इक्वल है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। अब जरा देखो, अगर थ्योरम बिना कंस्ट्रक्शन के प्रूफ हो जाए तो वो थ्योरम ही किस बात की है ना, इसलिए बिना कंस्ट्रक्शन के तो प्रूफ नहीं होती है कोई सी भी चीज। तो लिखो कंस्ट्रक्शन, शॉर्ट में लिख दिया करो CONST। कंस्ट्रक्शन ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है और बहुत ही आसान है। बोर्ड पे देखो क्या कर रहा हूं मैं, डी को सी से मिला दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और देखो, बी को ई से मिला दो, बहुत बढ़िया काम कर दिया भाई, है ना। एक काम करो, बोल्ड कर लो, चलो डॉट ही रहने दो, डॉट देने में क्या दिक्कत है, डॉट दे दो। लिखो ज्वाइन, हमने क्या करा, ज्वाइन करा, और किसको ज्वाइन करा, डी को सी से ज्वाइन करा, बी को ई से करा, मतलब डीसी बनाया और बीई बनाया। लिख लो ज्वाइन डीसी एंड बीई। देखो ज्वाइन करा या फिर ड्रॉ करा एक ही बात है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन और करनी है, बहुत छोटी सी कंस्ट्रक्शन है। बोर्ड पे देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ई से एक परपेंडिकुलर बनाना है, किसके ऊपर, बोर्ड पे देखो, मैंने ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाया सामने वाली साइड पर, किस पर बनाया, एडी पर। लिखो, एक काम करो, परपेंडिकुलर का नाम तो दिया नहीं, बताओ ई से यहां पर क्या देना पसंद करोगे। मेरे पास जो फिलहाल है वो पी है, तो एक काम करो पी पे दे दो। देखो ई से पी पर दे दिया, ठीक है। तो देखो क्या करा है तुमने, लिखो ड्रॉ ई पी परपेंडिकुलर। बोर्ड पे देखो, देखो ईपी परपेंडिकुलर बनाया, और किसके ऊपर बनाया, एडी के ऊपर ही तो बनाया। बताओ ये एडी नहीं है, देखो क्या ये लाइन एडी है या नहीं, एडी के ऊपर ही तो बनाया है, बना दो फिर। देखो ईपी से परपेंडिकुलर बनाया एडी के ऊपर, क्लियर। एक परपेंडिकुलर और बनाना है, जो काम इस साइड करा है वही काम उस साइड भी करना है, ठीक है। तो एक काम करो, ये बन गया परपेंडिकुलर, और इसको नेम दे दो क्यू। क्या नेम दे दिया मैंने इसको, क्यू। तो देखो
अब मैंने परपेंडिकुलर बनाया डी क्यू, और किस पर बनाया ये वाला परपेंडिकुलर? ए ई पर। किस पर बना दिया ये परपेंडिकुलर? ए ई के ऊपर। देखो डी क्यू परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? ए ई के ऊपर ही तो है। अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही आसान सा प्रूफ है। ध्यान से समझोगे तो बहुत सही लगेगा, और नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब लिखो प्रूफ। अब देखो प्रूफ करना है, और कैसे करना है वो समझते हैं। अब तुम्हें बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अगर वो बातें ध्यान रहेंगी तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है, और हो सकता है सारी बातें समझ में आ जाए। अब मुझे बताओ, तुमने बचपन से सुनते आए हो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अगर तुम्हें ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला ये होता है ना, बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है? बेस इनटू हाइट। ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रायंगल का एरिया निकलवा रहा हूं तुमसे। बोर्ड पे देखो, ऊपर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तुम्हें, ए बी ई दिखाई दे रहा है। ए बी ई, ए छोटा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, इसका एरिया निकालना है। देखो बोर्ड पे, एरिया ट्रायंगल एडी, पूरा सजाना मत, बस ऐसे ही लिखना एरिया, ए आर लिखना शॉर्ट में, एरिया के लिए लिखना ए आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तो बस मैंने तुम्हें इंडिकेट करा है, बस ध्यान रखो। 1/2 बेस इनटू हाइट होता है ना। अब देखो जरा, 1/2, बताओ बेस वही तो होता है जिसके ऊपर क्या बनता है? परपेंडिकुलर। बेस क्या होता है? जिसके ऊपर क्या बनता है? परपेंडिकुलर। इस साइड से देखो, उस साइड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बोर्ड पे देखो, उस साइड को भूल जाओ कि उधर वाली कोई साइड भी है। बताओ देखो, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रहा है, चलो मैं तुम्हें रफ में दिखाता हूं अलग से, अभी दिखाई देगा, कैसे नहीं देगा। मैंने तुम्हें वही चीज दिखाने की कोशिश करी है जो बस मुझे दिखानी है। देखो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, जो मैंने तुम्हें अलग से दिखाया ना, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ए डी ई। बताओ इस ट्रायंगल के अंदर बेस क्या है? बेस वही होता है जिसके ऊपर क्या बना हुआ होता है? परपेंडिकुलर। बेस वही होता है जिसके ऊपर क्या बना हुआ होता है? परपेंडिकुलर। बताओ परपेंडिकुलर एडी के ऊपर बना हुआ है ना, लिख दो इंटू एडी। अब हाइट देखना है, मैंने बोला था ना 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होता है? हाइट मतलब परपेंडिकुलर। बताओ क्या हाइट पीई है? बिल्कुल हाइट पीई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अगला काम करेंगे, बात समझ में आ गई होगी ना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो ये था हमारा बेस, बेस क्या है? एडी। ये था हमारा पीई, और पीई क्या है? हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बात तो क्लियर होनी चाहिए तुम्हें। अब आगे देखते हैं, अगला ट्रायंगल और निकालना है। लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं नीचे वाला दिखाऊंगा तुम्हें, देखो बोर्ड पे ये वाला ट्रायंगल। चलो मैं इस चीज को तुम्हें अलग से दिखाता हूं। ये ट्रायंगल दिख रहा है वहां पे, ये तरीका बहुत ही बढ़िया रहता है, अलग से फिगर के पार्ट्स ड्रॉ करके दिखाना बहुत बढ़िया मेथड है। तो देखो ये वाला ट्रायंगल तुम्हें अब यहाँ पर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तुम्हें इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है, और इस ट्रायंगल का नाम क्या है? डीई बी। तो तुम्हें डीई बी का भी एरिया निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, अब देखते हैं कैसे निकलेगा। भाई इसके लिए भी वही काम है, बेस इंटू हाइट। अब देखना ये कि इसकी बेस और इसकी हाइट क्या है। इसकी बेस और इसका हाइट होगा क्या? 1/2। अब देखो बेस चाहिए और हाइट चाहिए, ध्यान रखना ट्रायंगल के अंदर हाइट कभी नहीं बदलती है। जो परपेंडिकुलर पहले था वही परपेंडिकुलर अब भी रहेगा। बोर्ड पे देखो, बताता हूं कैसे, बताओ। चलो मैं तुम्हें इंडिकेट करता हूं, तो अभी तुम्हें बातें ज्यादा समझ में आएंगी।
बोर्ड पे देखो इधर, बताओ पहले तुमने बेस ये लिया था ना एडी, परपेंडिकुलर क्या लिया था, परपेंडिकुलर यही तो लिया था पी। अब भी परपेंडिकुलर पी ही रहेगा, क्यों? क्योंकि इस साइड कोई और है ही नहीं, इस साइड क्या इसके अलावा कोई परपेंडिकुलर है नहीं है, हमें यही वाला परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, यही हाइट लेनी पड़ेगी। तो हाइट तो ले ली पी पहले की तरह, देखो पहले भी हाइट क्या ले रखी है पी, अब भी क्या ले रखी है पी, लेकिन अब बेस देखना है। हाँ बेस तो मैं अलग बनाना पड़ेगा। अब देखो बेस कैसे बनाएंगे मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, पहले पी किसके ऊपर बना हुआ था, एडी के ऊपर बना हुआ था ना, मुझे बताओ एडी को आगे बढ़ाने पर ये भी तो इसी लाइन का हिस्सा है, क्या ये जो नीचे का बीडी वाला पार्ट है, क्या ये बीडी उस लाइन का हिस्सा है या नहीं है, उसी लाइन का तो पार्ट है ये बीडी वाला हिस्सा उसी एडी का तो पार्ट है, तो बेस ये भी माना जा सकता है। लेकिन नीचे वाला क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अब हम इस समय कौन से ट्रायंगल के अंदर काम कर रहे हैं, नीचे वाले के अंदर, तो बेस भी किस वाले को मानेंगे, नीचे वाले को। परपेंडिकुलर अलग नहीं मान सकते थे, लेकिन तो बेस तो मैंने नीचे वाला ले लिया, और नीचे वाला बेस है क्या, बीडी। बात समझ में आई कि मैंने नीचे वाला क्यों लिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर बना हुआ है, एडी के ऊपर, और एडी ही लाइन को आगे बढ़ाया गया है, यानी कि बेस में ये बीडी ले सकता हूं, तो इसलिए मैंने बेस ले लिया 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जरा एक काम करना है, इनकी रेशियो बनानी है बस। तो देखो अब ये दो ट्रायंगल के एरिया हमने निकाल लिए, और उम्मीद है तुम्हें एरिया समझ में आ गए होंगे। बोर्ड पे देखो, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये वाला पार्ट सीख लिया, अगला पार्ट तो हुआ पड़ा है, समझो। अब देखो जरा एडीई का एरिया बेस इंटू हाइट, बोर्ड पे देखो बेस क्या था, ये था, हाइट क्या थी, परपेंडिकुलर सेम थी। डीबी का एरिया, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया, बेस क्या था बीडी और हाइट क्या थी पीई। बोर्ड पे देखो मैंने डीबी क्यों लिया, बेस बेस मैंने डीबी क्यों लिया, क्यों? क्योंकि मुझे बताओ क्या एडी बेस ले सकते हो, नहीं, एडी के ऊपर परपेंडिकुलर बना हुआ है, लेकिन वो बेस नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि देखो उसी लाइन को तो बढ़ाया गया है यहाँ पर, क्या वो परपेंडिकुलर डीए के ऊपर बना हुआ है, क्या वो परपेंडिकुलर बीडी के ऊपर नहीं बना, भाई पूरी एक ही तो लाइन है भाई, बीच में डी आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है, और इस पर परपेंडिकुलर बना हुआ है, क्या ये परपेंडिकुलर सिर्फ इसी के ऊपर बना हुआ है, नहीं, ये परपेंडिकुलर सिर्फ इसके ऊपर नहीं बना हुआ, ये परपेंडिकुलर पूरी लाइन के ऊपर बना हुआ है, तो पूरी की पूरी लाइन क्या मानी जा सकती है, बेस। समझ में आ गया कि मैंने नीचे वाला बेस क्यों ले लिया, पहले मैंने ऊपर वाला बेस क्यों लिया, नीचे वाला बेस क्यों ले लिया, ऊपर वाला बेस क्यों लिया। समझ में आ गई बात कि मैंने नीचे वाला बेस लिया क्यों, ये परपेंडिकुलर पूरी लाइन के ऊपर बना हुआ है, और पूरी लाइन का कोई सा भी हिस्सा बेस माना जा सकता है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, अब जरा रेशियो लेंगे, काम तो हमें देखो रेशियो लेनी है फटाफट से, इन दोनों एरिया का रेशियो ले लो, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ले सकते हो, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। कभी तुम सोचो कि लिखेंगे दुनिया भर का, पहले सीधा रेशियो लेंगे, भाई इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं। देखो रेशियो ले ली, रेशियो समझते हो ना, इसको अपॉन में इसको, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू अपॉन में, और ये वाली अपॉन में, बताओ कोई दिक्कत, रेशियो लेने में कोई दिक्कत हुई? भाई रेशियो ली है, अपॉन लगा दिया, बस ये कह दो कि मैंने क्या लगा दिया, अपॉन, बस, और कोई बड़ी बात नहीं। बताओ 1/2 से 1/2 कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, मैंने बताया था कोई डिजिट ऊपर होती है तो कोई डिजिट नीचे होती है तो वो कट सकती है। बताओ पीई नीचे पीई ऊपर है, कट सकता है, बिल्कुल काटो, मजा आता है। लिखो एडी अपॉन में बीडी, इसको कह देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या बना दिया, एडी अपॉन में बीडी, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई? अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखो बिल्कुल यही काम, जो काम हमने इस साइड करा है वही काम हमें कहां पे करना है, उस साइड करना है। और देखो उस साइड के लिए इतना सजाने की जरूरत नहीं है, ज्योमेट्री में एक चीज बहुत चलती है, सिमिलरली, वही काम करेंगे लेकिन सिमिलरली करके। देखो बोर्ड पे लिखो सिमिलरली, मैंने तो ऊपर लिखा है क्योंकि नीचे स्पेस नहीं था, तुम नीचे कंटिन्यू कर सकते हो अपनी थ्योरम। देखो सिमिलरली करके करना क्या है, बोर्ड पे देखो इधर, बस एरिया ऑफ एडी बनाया था, डीबी बनाया था, बोर्ड पे देखो, मैं तुम्हें अलग से दिखाता हूं।
बताओ ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल लिया था पहले, बोर्ड पे देखो, पहले ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल लिया था, ठीक है। अब भी वही काम करना है लेकिन पहले इस साइड से लिया था, अब उस साइड से लेना है। ध्यान से सुनो, पहले मैंने क्या करा था, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल का रेशियो बनाया। अब मैं वही काम करूंगा लेकिन उस साइड से। मुझे बताओ उस साइड से भी तो यही ट्रायंगल रहेगा, बताओ उस साइड से भी ADE तो रहेगा या बदल जाएगा? ट्रायंगल तो वही रहेगा ADE। लिख दो फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपोन में, हाँ अपोन वाला बदल जाएगा, बोर्ड पे देखो, पहले अपोन में इधर वाला ट्रायंगल था ये वाला, अब अपोन में कौन सा वाला ट्रायंगल है? उधर वाला, और उधर वाले का नाम क्या है? DEC। लिख दो फिर, ट्रायंगल DEC इक्वल टू में लिखो। अब देखो इक्वल टू में कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट, कोई बेस कोई हाइट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पहले समझ में आ गया तो अब भी आ जाएगा। बोर्ड पे देखो, इधर देखो बोर्ड पे, तुमने क्या बनाया था पहले क्वेश्चन, पहले वाले पार्ट में 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। नीचे भी क्या बनाया था, 1/2 बेस इंटू हाइट। तुम्हें मालूम है 1/2 से 1/2 कटता ही कटता है, हाइट से हाइट हर बार कटेगी, हर बार क्या बचता है? बोर्ड पे देखो, यहां से क्या बचा? AD। बताओ ये बचा ना, क्या ये हिस्सा बचा या नहीं बचा? बचा ना। नीचे वाला हिस्सा देखो क्या बचा, BD, क्या ये हिस्सा बचा या नहीं बचा? क्यों ना उधर मैं डायरेक्ट लिख दूं, बात समझ में आ रही है ना? जब इधर AD बचा है तो उधर क्या बचेगा? AE। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लिख दो फिर AE। बताओ इधर BD बचा था, उधर क्या बचेगा? कोई दिक्कत? बताओ EC बचाने में कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? बचा दो फिर EC, आ गया EC। अब जरा एक काम करना मैं एक काम करता हूं, देखो इस ट्रायंगल की तो जरूरत नहीं है, इस ट्रायंगल की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन बस मुझे एक लॉजिक बताना है। सिर्फ मैं ऊपर वाला ट्रायंगल हटा रहा हूं, मुझे एक चीज बतानी है जो तुमने 9th क्लास में सीखी होगी और नहीं भी सीखी होगी, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तुम्हें याद है क्वाड्रिलेटरल करके एक चैप्टर होता था, ठीक है, ट्रेपेजियम। बताओ ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, ये वाला एक ट्रायंगल और ये वाला एक ट्रायंगल, बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल के बीच में बने हुए हैं? क्या ये दोनों ट्रायंगल देखो, एक तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों के दोनों ट्रायंगल पैरेलल के बीच में है ना, और वो भी सेम बेस पर है, तो ध्यान रखना। देखो बताओ दोनों ट्रायंगल एक ही बेस के तो ऊपर है, क्या ये दोनों का सेम बेस नहीं है? बताओ, क्लियर हो रहा है ना? क्या ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस के ऊपर हैं या नहीं है? दोनों के दोनों ट्रायंगल एक ही बेस के ऊपर है ना, और जब भी दो ट्रायंगल एक बेस के ऊपर होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल। उनका एरिया क्या होता है? इक्वल। अब जरा एक चीज देखो, अगर इनका एरिया इक्वल है ही, देखो बोर्ड पे, बताओ अगर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है ही, चलो मैं एक लाइन लिख ही देता हूं, कभी गड़बड़ हो जाए और समझ में ना आए, लिखो। बताओ दोनों का एरिया क्या होगा? दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल ना? दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल। देखो मैंने ट्रायंगल रब कर दिए हैं इसलिए मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें मालूम होगा शायद इस वाले ट्रायंगल का नाम था DBE, है ना, और इस वाले ट्रायंगल का नाम था DEC। देखो मैंने क्या बोला, इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल। देखो लिख दिया, DEC का एरिया किसके बराबर होगा? DBE के। क्यों? बताओ DEC का एरिया DBE के बराबर क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल किसके ऊपर बने हुए? सेम बेस पे, तो लिखना पड़ेगा बिकॉज सेम बेस, है ना। अब देखो तुम सोच रहे होंगे मैंने इक्वल करा ही क्यों है, क्या जरूरत है इक्वल करने की? अब देखो अगर इक्वल कर दिया है तो तुम DEC की जगह क्या पुट कर सकते हो? देयरफॉर करके लिखना। बताओ DEC की जगह क्या पुट कर सकते हो? DBE पुट कर सकते हो ना,
और डीबीई की जगह क्या पुट कर सकते हो, डीईसी पुट कर सकते हो। बताओ, जब दो ट्रायंगल के एरिया इक्वल होते हैं तो एक की जगह दूसरे की पुटिंग कर सकते हैं। तो क्या मैं डीईसी की जगह, बोर्ड पे देखो इसमें, डीईसी की जगह क्या मैं डीबीई पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर दो फिर डीबीई। और इक्वल टू में क्या चल रहा है यहाँ पर, एई अपॉन में ईसी। इसको कह देना इक्वेशन नंबर 2, इसको कहना था इक्वेशन नंबर 2। देखो करना क्या है, पहले ये वाला स्टेप उतार लेना, फिर उसके बाद यहां से उतारना है तुम्हें ये सब, ठीक है। अब तो बस कंपेयर करना और थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। अब देखो एक लाइन लिखेंगे लास्ट बस, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो दोनों को कंपेयर करेंगे, और दोनों को किस तरह से कंपेयर करेंगे मुझे बताओ। तुम्हें मालूम है ना, जब फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करते हैं और अगर एलएचएस इक्वल होती है तो आरएचएस भी इक्वल हो जाती है। अब जरा फर्स्ट सेकंड को देखो, इसलिए मैंने रब नहीं करा था। मुझे बताओ क्या ये वाला पूरा हिस्सा और ये वाली साइड क्या इक्वल है या नहीं, ध्यान से देखो। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो प्रॉपरली देखो, क्या ये वाली साइड इक्वल है या नहीं है। देखो एडीई अपॉन में डीबीई, एडीई अपॉन में डीबीई, अगर ये वाली साइड इक्वल है तो क्या ये प्रोपोर्शन इक्वल होंगे, बिल्कुल। एडी अपॉन में बीडी का प्रोपोर्शन किसके बराबर इक्वल होगा, एई अपॉन में ईसी के। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। तुम देख सकते हो टू प्रूफ वाले पार्ट के अंदर हमने रेशियो प्रोपोर्शनल कर दी है। लिख देना एचपी, एचपी मतलब हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बात समझ में आ गई। वो जो मैंने बीच में बताया था ना कि दोनों ट्रायंगल सेम बेस के ऊपर हैं, वो बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। अगर वो बात क्लियर नहीं होती है तो उसके बिना तुम इस थ्योरम को प्रूफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अगर वो बात क्लियर हो गई तो ये थ्योरम बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगी।